ओके, वेलकम बैक टू द क्लास। और आज की क्लास में हम लोगों को जो चीज़ पढ़नी है वो क्या है? द कॉग्निटिव बायसेस एंड ह्यूरिस्टिक्स दैट वी जनरली यूज इन आवर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। हम लोग अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया में कई दफ़े कुछ बायसेस और कुछ ह्यूरिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने बायसेस का नाम सुना होगा। साहब ये तो बड़े बायस हैं। हाँ, बायस को हिंदी में क्या कहते हैं? कोई बताएगा? पक्षपात करने वाला, या जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्वाग्रही, जो पहले से ही किसी चीज का अपने मन में एक स्ट्रक्चर बना के बैठा है कि नहीं साहब ऐसा नहीं, ऐसा ही होता है। ठीक, जैसे अभी हम लोग तमाम तरीके की बायसेस के बारे में बात करेंगे, पर कल कितने लोगों को पता था कि कल अभिषेक शर्मा चलने वाला है, जो उस पूरे वर्ल्ड कप के दौरान नहीं चला, T20 वर्ल्ड कप के दौरान नहीं चला। कितने लोगों को पता था कि कल वो चलने वाला है? हाँ, अच्छा, 2-4 गेंदों के बाद लगा कि वो मारेगा, पर जब आउट होते होते बचा था तब तो लगा था ना। फिर वही मूर्खता किया, फिर उसी तरीके से आउट हो रहा है। हाँ, 40 के बाद था, शुरुआत में ही था आई थिंक। मैंने शुरू से नहीं देखा मैच, बट बाद में जब भी देखा तो मुझे इतना रिप्ले में उसको दिखा रहे थे। चलिए, तो हम लोग अक्सर कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह से प्रभावित होते हैं, और मुझे ऐसा लगता है समहाउ आप लोगों को पता है इस समय BCCI कितनी पावरफुल है। कितनी पावरफुल है? उतनी ही जितनी वर्ल्ड ऑर्डर में ट्रम्प। गलत कह रहा हूं तो बताइए। ट्रम्प कहता है तेल लो तो तेल लेंगे, वो कह रहे हैं तेल दो तो तेल देंगे, और ट्रम्प कह रहे हैं तेल लगाओ तो तेल लगाएंगे। ठीक, तो और भारत का लगातार अचानक से क्रिकेट में इतना सुधार हो जाना, चलिए अच्छी बात है। BCCI ऐसी पावरफुल बनी रहे, बस पाकिस्तान के साथ ना खेले। ठीक है, और एक तरफ मोटा भाई कहते हैं कि पाकिस्तान को हम इसी तैसी कर देंगे, वही उनके जो है सुपुत्र जा रहे हैं, कह रहे भाई मैच खेलेंगे हम तुम्हारे साथ। हैं, चलिए, बायसेस का मतलब है हमारे अपने पूर्वाग्रह है। मान लो कोई व्यक्ति है जो आपके सामने आता है और अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों को पता है कि हमारे जो देश की संसद है उसके जो क्या कहोगे कि चेयरपर्सन है, लोकसभा के अध्यक्ष, स्पीकर, हाँ, उनकी बिटिया IAS है। कितने लोगों को लगता है कि वो IAS अपने बूते बनी? ईमानदारी से बताना। हाँ, किसी को नहीं लगता? और अगर बनी हो तो अच्छा, हाँ, पढ़ी तो है, बट लोगों के अपने अपने दावे हैं कि साहब वेट लिस्ट में थी। वेटिंग लिस्ट से अगर कोई आदमी सेलेक्ट होता है तो कहाँ के लिए सेलेक्ट होता है? नीचे से सेलेक्ट होगा ना, वो डायरेक्ट प्रॉपर IAS में जाके सेलेक्ट हो गई। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, रेलवे है, अलाइड है, हाँ, दानिक्स वगैरह है, तमाम तरीके की सर्विसेज हैं। आप उसको छोड़ के सीधे कहाँ जा रहे हो? डायरेक्ट IAS में जा रहे हो। हमारा आपका कहीं ना कहीं एक पूर्वाग्रह है, बायस है कि अगर नेता का बच्चा है तो जुगाड़ से ही गया होगा। गलत कह रहा हूं तो बताओ। ठीक, इस तरीके के जो हम लोग बायसेस रखते हैं, पूर्वाग्रह रखते हैं, ये हमें क्या करते हैं? एरर कमिट करने के लिए मजबूर करते हैं। गलतियां हमारे डिसीजंस में क्या करते हैं? गलतियां ले आते हैं। ठीक है, वहीं जो ह्यूरिस्टिक्स है, वो ह्यूरिस्टिक्स क्या काम करता है? ह्यूरिस्टिक्स काम करता है आपके इट वर्क लाइक अ क्या कहेंगे, मेंटल शॉर्टकट्स। ठीक है, ये आपके मेंटल शॉर्टकट्स के तौर पे काम करता है। ह्यूरिस्टिक्स किस में काम करेगा? ध्यान दीजिएगा, ह्यूरिस्टिक्स के लिए काम करेगा। ह्यूरिस्टिक वर्क्स एज अ मेंटल शॉर्टकट, आपके डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को आसान बनाता है, फटाफट जगह पे। ठीक, एक तरफ IIT का बच्चा खड़ा है और एक तरफ ISDC का बच्चा खड़ा है, तो आपकी नजरों में कौन बुद्धिमान होगा ज्यादा? क्यों? टेक्निकली वी आर बायस्ड, पर स्टिल हम अगर ऐसा कंपैरिजन करते हैं तो उसमें हमारा कुछ ना कुछ ह्यूरिस्टिक्स होता है कि यार अगर IIT गया है तो पढ़ने लिखने में तो ठीक होगा ही होगा,
आईआईटी में जाने का मतलब है कि केवल मेंस नहीं दिया है, एडवांस भी दिया होगा, ठीक है, एडवांस देने के बाद पहुंचा होगा, अच्छी रैंक आई होगी तब आईआईटी मिला होगा। तो इसका मतलब है ईश्वर शरण में पढ़ने वाले बच्चे से तो कहीं ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप इस तरीके का सिस्टमैटिक लॉजिक लगाते हुए चल रहे हो और आपने किस तरीके के लॉजिक का शॉर्टकट डेवलप कर लिया है, देन इट मींस यू आर यूजिंग ह्यूरिस्टिक्स, ठीक। पर अगर आप केवल इस बेसिस पे क्या ईश्वर शरण तो एक डिग्री कॉलेज है और आईआईटी तो वर्ल्ड नोन इंस्टीट्यूशन है, तो उसमें जो पढ़ रहा है वो तो बुद्धिमान हो ही करेगा, ठीक। तो अगर आप इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप एक सिस्टमैटिक एरर कर रहे हैं जिसको हम बायसेस बोलते हैं। और अगर आप कोई शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ आप ऐसी चीजें हैं जिनको हम लोग सोशल लाइफ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सोशल लाइफ में कैसे, आपसे अगर कहा जाए कि ये एक प्रोफेसर हैं, तो आप क्या उम्मीद करते हो? एक मेंटल शॉर्टकट तुरंत तैयार होगा ना, कि नॉलेजेबल होगा, लर्नेड होगा, पढ़ा लिखा होगा, चीज़ों को ढंग से सुनता समझता सोचता होगा, अब बिना पढ़े लिखे बकवास नहीं करता होगा। आप लोग जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको आता जाता कुछ नहीं है, पर ज्ञान देने में इतने माहिर है ना, अपनी जिंदगी झंड हो रखी है पर दूसरे के लिए एकदम पूरे ज्ञानी हो रखे हैं, ठीक। तो आप अगर इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो तो दैट इज अ ह्यूरिस्टिक्स, ठीक है। कह रहे साहब वो कैसे गलत बोल सकते हैं, वो तो प्रोफेसर है, और प्रोफेसर का मतलब पढ़े लिखे आदमी, ठीक है। और ये ग्रेजुएशन पास किया हुआ बंदा है। ये अभी एक आजकल हमारे देश के हालात कुछ ऐसे ही हैं कि जो वर्ल्ड ऑर्डर में उथल पुथल चल रहा है, अमेरिका ने ईरान पे हमला कर रखा है, इजराइल भी उसी में बहती गंगा में हाथ धो रहा है, या कह लो इजराइल ने हमला कर रखा है, यूएस भी उस बहती गंगा में हाथ धो रहा है। अब भारत बेचारा बड़ा दुविधा में पड़ा है, क्योंकि इजराइल भी अच्छा दोस्त, ईरान भी अच्छा दोस्त, ठीक। ईरान तेल देता है तो देश चलता है, इजराइल हथियार और टेक्नोलॉजी देता है तो देश सुरक्षित रहता है। और अमेरिका कुछ नहीं करता, वो केवल दादागिरी दिखाता है। पर हम उससे भी बुराई नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि भाई वो वर्ल्ड ऑर्डर में बीसीसीआई है ना, क्यों हम ये कहें कि बीसीसीआई जो है आईसीसी में ट्रंप है? हम ये भी तो कह सकते हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर में ट्रंप बीसीसीआई हो रखे हैं। चलिए, एक कंसेप्ट आता है बाउंडेड रैशनैलिटी का। जब भी हम डिसीजन लेते हैं तो डिसीजन लेते समय हमें इस बात को ध्यान में रखना होता है कि ह्यूमन ब्रेन हैज इट्स ओन कैपेसिटी। मानव मस्तिष्क की अपनी कुछ क्षमताएं हैं, और वो क्षमताएं असीमित नहीं हैं। क्या नहीं है? असीमित नहीं है, ठीक है। तो हमें सीमित क्षमताओं के साथ ही निर्णय लेना है। तो एक कंडीशन ये होती है कि साहब, एक आइडियल कंडीशन ये है डिसीजन मेकिंग की कि आप जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं आप उन सब के बारे में तर्कपूर्ण विचार करो, रीजनिंग बेस्ड। हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। रीजनिंग बेस्ड आप डिसीजन करो कि किस में क्या फायदे हैं, किस में क्या नुकसान है, हर एक चीज का आप रीजन आउट करो। एक तो ये तरीका हुआ, बट एट द सेम टाइम इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी मैन और वुमेन टू कंसीडर ऑल द ऑप्शंस एट द सेम टाइम। ये किसी भी व्यक्ति के लिए, कि चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, ये संभव नहीं है कि वो एक ही समय में सारे ऑप्शंस को कंसीडर कर ले। तो क्या करे भाई? तो उसको कहीं ना कहीं क्या करना होगा, इन दोनों जो रैशनैलिटी है इसके बीच में बाउंड होना होगा। एक तरफ तो आप ये कह रहे हो भाई हाँ, हमारा नो डाउट हमारा दायरा बहुत बड़ा है, हम सोचने समझने विचारने में बहुत अच्छे हैं, सक्षम हैं, बहुत कुछ सोच समझ सकते हैं, पर उसका भी अपना एक दायरा है। देयर इज अ बाउंडेशन ऑफ रैशनैलिटी। आप कितना तर्क कर सकते हैं, कितना कुतर्क कर सकते हैं, उसका अपना एक वो है। तो हम इसी दायरे में रह के अपना डिसीजन लेते हैं। बाउंडेड रैशनैलिटी का जो कंसेप्ट है वो ये कहता है कि हम इसी दायरे में रहते हुए अपना डिसीजन लेते हैं। और हम जब भी डिसीजन लेते हैं तो इन दो चीजों के बारे में आपको बड़े ध्यान से देखना है कि हम दो चीजों का इस्तेमाल धड़ल्ले से करते हैं। कौन कौन से? एक तो ह्यूरिस्टिक्स का और दूसरा बायसेस का। और ये दोनों काम क्या करते हैं? ये दोनों काम बेसिकली ये करते हैं,
हेल्प्स टू मेक डिसीजन फास्टर। हमें निर्णय लेने में हमारा जो त्वरित निर्णय लेने की क्षमता है उसको क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। आप लोगों की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा होगा जिसको अगर आप पूछ लो कि भैया संतरा खाओगे या अंगूर खाओगे, अब वो 2 घंटा तक सोचेगा संतरे के क्या फायदे हैं और अंगूर के क्या फायदे हैं, कौन सी चीज खानी चाहिए कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए। ठीक, परिणाम अगर वो आपको आधे घंटे बाद डिसीजन बताए और प्लेट पे रखा हुआ है और 4 लोग और बैठे हुए हैं, तो क्या होगा, उसको कुछ मिलेगा? उसको केवल छिलका मिलेगा संतरे का। क्यों? क्योंकि बाकी सब लोगों ने डिसीजन ले लिया था। ठीक, अगर आप डिसीजन लेने में देर करते हो तो क्या परिणाम होता है? हाँ, आप तमाम तरीके के अवसरों से हाथ धो लेते हो। उसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मुझे हमेशा लगता है यूपीए 2 की सरकार। किसी को याद है यूपीए 2? नहीं, मनमोहन सिंह साहब की जो है आखिरी सरकार। वेरी नाइस पर्सन, मतलब जैसा मुझे लगता है कि एक देश के प्रधानमंत्री को होना चाहिए, उतना लर्नेड आदमी हमारे देश की सत्ता को संभाले तो समझ में आए। पर दिक्कत यही कि वो पॉलिटिकली, ही वॉज नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन। आप लोगों को पता होगा, ही वॉज अ स्कॉलरी पर्सन, पढ़ोका थे। ठीक है, पर एक आदमी था जो उस पढ़े लिखे आदमी की कीमत जानता था। उस आदमी का नाम पीवी नरसिम्हा राव। एक ऐसे दौर में भारत की प्रधानमंत्री के पद को संभालते हैं जब इलेक्शन के दौरान एक पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की हत्या हो जाती है। उसके बाद कौन आते? पीवी नरसिम्हा राव आते। और देश उस समय एक अलग ही क्राइसिस से जूझ रहा था। ठीक, इराक और अमेरिका का युद्ध चल रहा था। ठीक है, और उस समय जो कहते हैं ऑयल क्राइसिस बहुत तगड़ा हो गया। ऑयल क्राइसिस होने की वजह से ये हुआ कि उस समय हमारे पास जो रिजर्वायर हमारे हुआ करते थे, देश के पास पेट्रोल सुरक्षित रखने की जगह जो भविष्य में काम आ सके या किसी इमरजेंसी में काम आ सके। जैसे आप लोग हो ना, आप लोग घर में क्या करते हो? चीनी कितनी होगी तुम लोग के कमरे पे? किससे पूछें? घर है कि कमरा है? हाँ, घर। किसका कमरा है यहाँ पे? कौन कमरा लेके रहता है? ठीक है, चलो, कमरे में कितनी चीनी होगी इस समय? हाँ, चीनी भी नहीं रखते भाई? तुम बाइकआउट चीनी को इतना सीरियसली ले लिए क्या? हाँ, और कोई चाय पीने वाला चहोड़ा है? बताओ कितनी चीनी होगी? हाँ, 1 पाव या आधा किलो। ठीक, और कब दोबारा ले आओगे तुम अब चीनी? खत्म होने के बाद। तुम देश में कुछ भी पद मत संभालना भाई। चलो लड़कियों, तुम लोग बताओ किसके कमरे में चीनी है? कितनी होगी? आधा किलो। कब ले आओगी? रिफिल कब करोगी उसको? हाँ, उसके साथ आ जाएगा। आप खत्म नहीं होने देते हो चीनी। फॉर एग्जाम्पल, इसी तरीके से चावल, आटा, दाल, ये सब आप लोग कब, तुमसे तो पूछना ही नहीं है। तुम तो जब खत्म हो जाता होगा तब जाते होगे, अरे यार आज तो चावल खत्म है और चावल खाना था। हाँ, तो हम लोग एक रिजर्वायर बना के रखते हैं। हाँ, घर में भी आप देखिए, जरूरत 4 लोग हैं, हर रोज लगभग 250 से 300 ग्राम चावल की जरूरत है। तो आप कितना चावल रखते हो घर में? 20 से 25 किलो। क्यों? क्योंकि मान लिया कोई इमरजेंसी पड़े तो 20 महीना 2 महीने तक आराम से काम चल सके। तो ऐसे हमारे ऑयल रिजर्वायर्स हैं। ठीक है, उस समय केवल 7 दिन का हमारे पास था। कितने दिन का था? 7 दिन का था। और हमारे पास जो फॉरेक्स होता है, फॉरेक्स का मतलब क्या हुआ? फॉरेन करेंसी का रिजर्व, वो भी अपने लोवेस्ट लेवल पे था। परिणाम यह हुआ कि इंडिया बैंकरप्सी के दौर में आ गया था, दिवालिया होने के कागार पे था। तो उस समय नरसिम्हा राव सरकार ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने क्या किया, और ये जनता को पता नहीं चलता, आप लोगों को भी पता नहीं चलता क्योंकि आप लोग उतना पढ़ने वाले हो नहीं। मुंबई के आरबीआई के वॉल्ट से जो कहते हैं कई सारे ट्रक्स निकले और जा रहे थे। रास्ते में एक ट्रक का माइनर सा एक्सीडेंट हो गया और उसकी वजह से जाम क्रिएट हो गया। जाम लगा तो मुंबई पुलिस पहुंची। उसने कहा क्या है इसमें? तो जब खोल के देखे तो उसमें सोना भरा पड़ा हुआ था, पूरा ट्रक का ट्रक। ठीक, तो मुंबई पुलिस की ऐसी तैसी हो गई। इतना सोना उन्होंने कभी जीवन में देखा नहीं था।
तो जब तक बड़े अधिकारियों को बात पहुंचती तब तक आरबीआई तक बात पहुंच चुकी थी। आरबीआई ने फिर संभाला, उसने कहा भैया हमारे ही ट्रक हैं और हम ये सोना भेज रहे हैं, कहते नहीं, जिस कंट्री से हम ऑयल खरीद रहे हैं। हम लोगों को अपना सोना बेचना पड़ा था बहुत बड़े अमाउंट में, ठीक तब हमें तेल मिला था। उस समय पीवी नरसिम्हा राव साहब ने मनमोहन सिंह साहब को वित्त मंत्री अपॉइंट किया और कहा भाई देख, जो करना है कर, देश की अर्थव्यवस्था सुधारो। और उस व्यक्ति ने बहुत ही सोचे समझे तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया। परिणाम आज के बाद, उस दिन के बाद से हम लोगों के पास ऐसी कोई सिचुएशन नहीं हुई और हम लोगों ने तमाम तरीके की जो आर्थिक मंदियां हैं वो देखी, 2008 की भी देखी, हाँ 2020 की भी देखी, अब 2026 की भी देखने वाले हैं, जो मुझे लग रहा है कि आने वाली है। ठीक, तो आप अगर डिसीजन नहीं ले पाओगे तो परिणाम क्या होगा, आप लटक जाओगे। पीवी नरसिम्हा राव साहब ने पूरी खुली छूट दी थी तो फटाफट मनमोहन सिंह जी डिसीजंस लेते थे और काम होता था। पर जब वो प्रधानमंत्री बन गए तो वो तमाम तरीके के पॉलिटिकल प्रेशर में थे। कैसे, तमाम तरीके की गठबंधन वाली पार्टियां हैं, वो कह रही नहीं हम ऐसे नहीं करने देंगे, हम वैसे नहीं करने देंगे, तो उसमें बीच का रास्ता निकालने के चक्कर में वो अक्सर परेशान रहे और उसका परिणाम यह हुआ कि जो पिछली सरकार थी मनमोहन सिंह साहब की, वो चल बसी। ठीक, उसके बाद जो अगली सरकार आई, हम और आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं किसकी सरकार आई, ठीक है। उस बंदे में बाकी तमाम चलो बुराइयां होंगी, एक अच्छाई है, क्या, डिसीजन मेकर, वो निर्णय लेने की क्षमता रखता है। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि निर्णय सही या गलत नहीं होते हैं, आपको सही या गलत साबित करना पड़ता है। एट द टाइम ऑफ डिसीजन दे आर नॉट राइट और रॉन्ग। जब आप निर्णय ले रहे हो तो वो सही या गलत नहीं होते हैं, पर हाँ भविष्य में आप उसके साथ कैसे हैंडल करते हो, उस निर्णय के साथ कैसे हैंडल करते हो, वो डिसाइड करेगा कि वो निर्णय सही था या वो निर्णय गलत था। तो अगर आप डिसीजन लेने में ढंग से काम नहीं कर पाते हो तो क्या है, इसका मतलब है कि भैया आप अच्छे डिसीजन मेकर नहीं हो और आप उसका कहीं ना कहीं खामियाजा भुगतोगे ही भुगतोगे। ठीक, ओके। टू सिस्टम रीजनिंग, हम इसके बारे में भी बात कर लें। चलो अभी हाल फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, हमारे सॉरी कहाँ गया भाई, ये कुछ हमारे कंफर्मेशन बायसेस हैं। ठीक है ना, बायसेस का मतलब क्या है, वही बायसेस क्या हैं, एरर्स हैं। ध्यान दीजिएगा, बायसेस क्या हैं, एरर्स हैं। कैसी एरर्स हैं, सिस्टमैटिक एरर्स हैं। सिस्टमैटिक एरर का मतलब समझते हो, क्या आपने क्रमबद्ध तरीके से गलती करी है। क्रमबद्ध तरीके से गलती करने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि मान लो फॉर एग्जांपल 73 इंटू 9 दिया गया है, ठीक है, ठीक, और आपने क्या किया, 9 त्रिक 27 का 7 हासिल आए 2, 9 सते 63 और 2 65। अब 65 लिखने के बजाय आप पता नहीं कहां आपका दिमाग चला गया, आपने यही लिख दिया, जो कैरी फॉरवर्ड आया था, हाँ, वो आपने ऐड नहीं किया। दैट इज अ रैंडम एरर। आपसे आपका ध्यान भटक गया, आपने गलती से कर दिया। ठीक, पर क्या हो अगर आपको 9 की टेबल ही ना आती हो, 9 का पहाड़ा नहीं आता हो। बहुत सारे लोग हैं, कितने लोगों को 20 तक का पहाड़ा याद है, याद, ईमानदारी से बताएं। हाँ देखो देखो, लोग 17, 19, 13 ये सब ऐसे नंबर से जिनके पहाड़ों में थोड़ा बहुत लोग अटकते हैं ना, इसीलिए बहुत कॉन्फिडेंटली हाथ नहीं खड़े कर पा रहे, 1-2 लोगों को छोड़ के। ठीक, तो अगर आपको टेबल में ही गड़बड़ी है तो उसका मतलब आप सिस्टमैटिक एरर कर रहे हो। आप क्रमबद्ध तरीके से आपकी गलतियां होती जा रही, एक गलती फिर 2 गलती फिर 3 गलती, और ये गलती क्या है, एक चेन रिएक्शन के ऑर्डर में। पहला स्टेप गलत हो गया तो अब दूसरा स्टेप भी गलत होगा, फिर तीसरा भी गलत होगा, फिर चौथा भी गलत होगा। ठीक है,
पर अगर आपने रैंडम एरर की है तो कोई बात नहीं, दैट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी द बायस। बट अगर आप सिस्टमैटिकली एरर कर रहे हो, ठीक, तो उसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या हो सकता है? उसका रियल लाइफ एग्जांपल ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल मान लो बीइंग अ ब्राह्मण मैं और किसी को तो गरिया नहीं सकता हूं, तो ब्राह्मणों को ही गरियाता हूं। आपके सामने आपको कोई मित्र आता है जो ब्राह्मण है, ठीक, और आपके मन में पहले से ही बना हुआ है कि ये ससुरे पंडित में ना बड़े कमीने होते हैं, हाँ, मान लो बना हुआ। और ऐसा नहीं है, हम सब लोगों के मन में कास्ट को लेके, एक अलग कास्ट और रिलीजन को लेके बने हुए हैं। इसको स्वीकार करने में कोई शर्म की बात नहीं है। शर्म की बात यह है कि हम उसे अपने बिहेवियर में मैनिफेस्ट भी कर देते हैं, ठीक। पहली बात तो होना ही नहीं चाहिए, अगर है तो उसको मैनिफेस्ट मत करो। पर चलो अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे। पर आप क्या करते हो कि अगर आप ये मानते हो कि हाँ, के पंडित कमीने होते हैं और उसका परिणाम ये हुआ कि आपके सामने कोई एक जेन्युइन बंदा आया, बहुत सीधा सिंपल सा कोई पंडित है और वो अपना कुछ काम कराने आया है, तो आप उसमें क्या खोजोगे? इसका कुछ ना कुछ स्वार्थ छिपा होगा, ऐसे ये पंडित नहीं आया होगा। परिणाम आप उसकी मदद करना चाहते हुए भी पूरी तरीके से मदद नहीं करोगे। ये सिस्टमैटिक एरर है, ठीक है। और अभी आप लोग देखोगे कि जो चीजें आप यहां पढ़ रहे हो, जब आप अगले जो थर्ड सेमेस्टर में आओगे, जब आपको सोशल साइकोलॉजी इंट्रोड्यूस होगी, तो सोशल साइकोलॉजी में यही सारी बायसेस आपके डिसीजन, सोशल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को और कॉम्प्लिकेट कर देंगे। आपको कौन सी गाड़ी लेनी है, फॉर एग्जाम्पल कौन सी गाड़ी बढ़िया होगी, मैं आजकल सर्च कर रहा हूं, हाँ, मुंह देखो बेटा, 2.5 करोड़ की गाड़ी और ऐसा मुंह, नेनुआ जैसा मुंह लेके बैठे हैं, हाँ। चलो मजाक कर रहे हैं, भगवान करे बेटा तुम डिफेंडर लो और बढ़िया चलाओ। गुरुजी को भी कभी जो है लेके उसमें सब्जी लेने के लिए चलो, ठीक है, मजा आएगा। तो फिर अच्छा लगेगा ना कि एक नेनुआ डिफेंडर से उतर रहा और नेनुआ ले रहा, हाँ। चलिए, तो हम अपने इंडियन सिनेरियो और इंडियन सड़कों की बात करें तो सबसे ज्यादा बेहतर गाड़ियां किसकी मानी जाती है? मारुति की मानी जाती हैं। क्यों? माइलेज, हाँ, कॉस्ट इफेक्टिव मेंटेनेंस, लो कॉस्ट मेंटेनेंस, ये तमाम तरीके की चीजें, हाँ। अब टाटा की गाड़ियां भी आई हैं, ठीक है, उनकी उनमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? माइलेज, दूसरा सेफ्टी, ठीक। आपने ये क्या है, ये बेसिकली दीज आर द बायसेस ना। क्या आप कभी टाटा की गाड़ी में बैठ के किसी ट्रक के नीचे दबे हो क्या? कि आप जो बता रहे हो नहीं भाई बहुत सिक्योर गाड़ी है, हाँ। मैं कह सकता हूं कि साहब मेरे ऊपर से करीब 30-35 ट्रक गुजर गए, मुझे कुछ नहीं हुआ। हाँ, मैं वो फ्लाईओवर के नीचे खड़ा। हम मैं मना नहीं कर रहा हूं भाई, मुझे कोई पैसा थोड़ी मिला इनको प्रमोट करने का, नहीं मारुति का नहीं टाटा का, बट स्टिल मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं, अगर आप ये बायसेस लेके गए हो कि आपके दिमाग में 2 चीजें बनी है कि यार देखो, अगर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को प्रेफरेंस देना है तो टाटा लेंगे, अगर माइलेज और कॉस्ट और तमाम तरीके की चीजों को ध्यान देना है तो हम किसको लेंगे? मारुति के ले लेंगे। तो मान लो कोई XYZ कंपनी करके कोई आई है जो आपको सेफ्टी भी दे रही है, आपको माइलेज भी दे रही है, आपको बढ़िया सर्विस नेटवर्क भी दे रही है, वो सारी चीजें आपको दे रही है जो आप चाह रहे हो। पर क्योंकि आप पहले से ही बायस्ड हो मारुति या टाटा को लेके, तो आपका डिसीजन क्या होगा? आप XYZ कंपनी की तरफ नहीं जाओगे, ठीक है। आप क्या करोगे? कहोगे नहीं साहब हम इसी में से लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये जो बायसेस हैं हमारे डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस को बहुत प्रभावित करते हैं। ऐसे ही आप लोगों को अभी इसमें दिखाएंगे, एक हेलो इफेक्ट के नाम से आता है, ठीक है ना। ठीक, हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट में क्या होता है? बेसिकली इस इफेक्ट में हम लोग करते क्या है कि किसी एक आदमी के, मतलब किसी भी आदमी का कोई एक प्रोमिनेंट गुण पकड़ लेते हैं और उसी के बेसिस पे अपने सारे डिसीजंस उसी के इर्द गिर्द करते हैं, हाँ। कितने लोग वो देखते हैं, जियो हॉटस्टार पे एक आता है शो लाफ्टर शेफ, देखा है? देखते हैं, ठीक है। चलो तो 2 ही 3 लोग देख रहे हैं, फिर क्या मतलब है? अच्छा, कौन सा हीरो सबसे ज्यादा पसंद है आप लोगों को आज की डेट में? लड़कों तुम तो बता दो, लड़कियां तो शर्मा रही हैं, लग रहा है बोल देंगे तो पापा घर से जाएंगे और तुरंत पकड़ के ले आके उनका ब्याह करा देंगे।
हाँ, अब इतने भी भाग्यशाली नहीं हो। ठीक, बताओ बताइए भाई। हाँ, इन्होंने नाम लिया रश्मिका के पति का। हाँ, अरे ऐसा नहीं, मैं अपडेटेड रहता हूँ। हाँ, अभी अभी शादी हुई ना लोग की। बेचारे का दिल टूट गया, उसने कहा रश्मिका तो मिलेगी नहीं, कम से कम विजय को ही पसंद कर लें, उसी बहाने जो है हाँ देखने को मिल जाएगी। चलिए रश्मिका ही मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, मान लो। ठीक है, जतिन की जो फेवरेट हीरोइन है वो रश्मिका है। ठीक, और ये पता चलता है कि रश्मिका ने कहीं बदतमीजी की है किसी से, किसी पत्रकार से, पापराजी से, या किसी से भी जो कहते हैं हाँ बदतमीजी की है, तो क्या आप पहली बार ये सुन के भरोसा कर पाओगे कि उसने बदतमीजी की? हाँ, आपके मुंह से यही निकलेगा यार इतनी सुंदर होकर बदतमीजी कैसे कर सकती है? हाँ, और आप सबसे पहले क्या दोष दोगे? पक्का एआई जनरेटेड वीडियो है। ठीक, पर क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि वो गुस्से में आके किसी से मिसबिहेव कर दे? हाँ, ऐसा तो नहीं, सेलिब्रिटीज मिसबिहेव नहीं करते हैं, बहुत करते हैं। हाँ, फुटपाथ पे गाड़ी चलाते हैं, वो अलग बात है कि बाद में पता चलता है कि वो हिरन चला रहा था। हाँ, ड्राइवर भी नहीं था, वो हिरन चला रहा था वो गाड़ी। ठीक, तो हम और आप एक गुण को लेके कि भाई रश्मिका बहुत सुंदर है, सेलिब्रिटी है, तो वो ऐसी गलती कैसे कर सकती है? जैसे कपिल शर्मा के शो में कभी कभी वो ऐसे बड़े अटपटे से सवाल पूछता है कि साहब क्या आपके घर में भी साबुन जब खत्म हो जाता है हाँ तो क्या आप 2-3 साबुनों को जोड़ के हाँ उससे नहाते हैं? ठीक, तो जब कोई सेलिब्रिटी जवाब देता है हाँ मैं भी यही करता हूं, कहते आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमारे दिमाग में इमेज क्या है, हमने एक पर्टिकुलर चीज को इतना बड़ा कर रखा है कि हमारे सारे जो दूसरे डिसीजन मेकिंग की चीजें हैं वो उससे ओवर पावर्ड हो जा रही हैं। ठीक, उसके प्रभाव में आ जा रही हैं। दैट इज कॉल्ड हेलो इफेक्ट। और इस हेलो इफेक्ट में हम लोग बहुत सारी गड़बड़ियां करते हैं। हमारा अपना कोई फेवरेट टीचर होगा, हमारा अपना कोई फेवरेट दोस्त होगा, हमारा अपना कोई फेवरेट दुश्मन होगा। अगर आपके किसी दुश्मन क्लासमेट ने आपको एक चॉकलेट दी तो आपके दिमाग में पहला ख्याल जानते हो क्या आएगा? पक्का साले में जहर मिली। आप ये नहीं सोचोगे कि हाँ यार आज उसका बर्थडे, वो जब मतलब दे सकता है, बट आपके दिमाग में पहला क्या आएगा? क्यों? क्योंकि ओवर पावर कर चुका है, एक पर्टिकुलर एट्रीब्यूट आप उसका ओवर पावर कर चुका है। तो दिस इज नोन एज हेलो इफेक्ट। अभी हम लोग इसके बारे में और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। कंफर्मेशन बायस, ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा बायस है तो इट्स अ काइंड ऑफ एरर। ठीक, और उसमें क्या होता है कि फेवरिंग एग्जिस्टिंग बिलीफ, और आप इसका एग्जांपल देख सकते हो, सोशल मीडिया इको चैम्बर्स वगैरह हैं। कल कितने लोगों कल कितने लोगों को ये पता था या कितने लोगों को ये विश्वास था कि भारत ही वर्ल्ड कप जीतेगा? अब बाद में वही हो गया। हाँ, नहीं, पर कितने लोगों ने एक तरफा सोचा था, कितने लोगों ने सोचा था कि कांटे की टक्कर होगी और उसमें भारत हरा देगा? हाँ, चलिए, आपके अगर एग्जिस्टिंग बिलीफ को फेवर करता हुआ कोई चीज दिखता है तो आप उसी के साथ जाते हो। ठीक है, अगर आप चाय की दुकान पे होते कल और कोई ये कह रहा होता मैच शुरू होने से पहले, अबे देखना आज तो संजू सैमसन वो नहीं चलेगा। हाँ, अरे अलग बात है, वो मारा एक अलग बात है, अच्छी बात। पर अगर मान लिया कि वो क्रिटिकली एनालाइज कर रहा है, कहे अभिषेक तो चल ही नहीं रहा, ठीक है, और वह नहीं चलेगा, ईशान किशन आएंगे थोड़ा बहुत मारेंगे, सूर्य कुमार थोड़ा बहुत मारेंगे, पर बना ना पाएंगे। न्यूजीलैंड की टीम बड़ी तगड़ी है और उछल उछल के कैच पकड़ती है, और कल देखिए कल बहुत बढ़िया बढ़िया कैचेस पकड़े गए हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि अक्षर पटेल ने पकड़ लिए। हाँ, अच्छा हाँ, कल ईशान के, सॉरी वो इंग्लैंड वाले में अक्षर पटेल, हाँ बापू तो उधर थे। गुजराती लोगों का इंग्लैंड वालों से कुछ ज्यादा ही पंगा है। ठीक है, एक मीम आया था, उसमें बड़ा अच्छा था कि गांधी जी के चेहरे पे इसका चेहरा मॉर्फ करके लगा दिया गया है कि यही असल बापू है जिसने अंग्रेजों को देश से भगाया था। तो चलिए, तो अगर वो विरोधी बातें कर रहा है तो क्या वो आपको पसंद आएगा? क्या आप उसके साथ बैठ के चाय पीना पसंद करोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपके इस कंफर्मेशन बायस को
सपोर्ट नहीं कर रहा है। और आप वैसे ही सोशल मीडिया इको चैम्बर्स मतलब सोशल मीडिया ग्रुप्स को, सोशल मीडिया कम्युनिटीज को ज्वाइन करते हो जो आपके कंफर्मेशन बायस को क्या करें, सपोर्ट करें। ठीक है, कितने लोग हैं जो मोदी विरोधी हैं यहां पे क्लास में? चलो ठीक है, मोदी विरोधी की बात कर रहा हूं भाई, मोदी विरोधी हैं, चलिए अच्छी बात है, वेरी गुड। हमारे देश में एक यही सबसे खूबसूरत चीज है कि आप एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर का भी विरोध दर्ज करा सकते हो। आप मुस्कुराइए, आप ईरान में नहीं हैं, मुस्कुराइए आप चाइना में नहीं हैं, और सबसे ज्यादा मुस्कुराइए कि आप अमेरिका में भी नहीं हैं। हाँ, वो हमसे बढ़िया लोकतंत्र है भाई, वहां के लोग तो सिंपली पब्लिक फोरम पे जो है ट्रम्प को गरिया रहे हैं। ठीक है, बट ट्रम्प क्या करा, आई डोंट केयर, वो क्या कहा जाए, चलिए ठीक है। चलो मान लिया जो भी मोदी विरोधी हैं उनको कौन कौन से पत्रकार पसंद होंगे, रवीश कुमार पसंद होंगे, ध्रुव राठी पसंद होंगे। ठीक है, मैं कैसे बता ले रहा हूं, क्यों? क्योंकि वो उनके कंफर्मेशन बायस को, मैं बायस नहीं कहूंगा टेक्निकली, वो उनके व्यूज को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं कैसे कह दूं कि भाई इनका व्यू गलत है, ठीक, बट स्टिल हम और आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखते हैं कि जो हमारे पक्ष में हो या जो हमारे जैसा सोचता हो या हमारे लाइकिंग डिसलाइकिंग के हिसाब से चलता हो, वो हमारा सच्चा दोस्त है। और इवन आपके जो अच्छे दोस्त भी हैं, अगर जब तक वो आपको ये कह रहे हैं नहीं भाई तू सही कर रहा है, नहीं भाई तू सही कर रहा है, ठीक है ना, और जैसे ही वो आपके विरोध में बोलते हैं तो आप क्या कहते हो, हाँ साले यही दोस्ती, हाँ दिखा दिए अपना रंग, आ गए अपनी औकात पे। क्यों? क्योंकि उसने आपका विरोध किया है। चलिए ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग हिंडसाइट बायस जो कहते हैं, एक पहले से ही, जिसको हम लोग कहते हैं कि हमें पहले से ही पता था, जिसको हम लोग गट फीलिंग भी कहते हैं अक्सर। क्या बोलते हैं? गट फीलिंग। हाँ, वो भी तो हमारी गड़बड़ी का कारण बनता है। आपसे डिसीजन लेने के लिए कहा जाता है और आपको समझ में नहीं आता क्या करें। डिसीजन लेने के लिए आपके पास, भाई हम लोगों ने उस दिन डिस्कशन किया, तमाम तरीके की चीजें पढ़ी कि डिसीजन लेने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, हाँ ऑप्शंस होने चाहिए, प्रॉब्लम क्या है वो होना चाहिए, तब उसके बाद आप उसके बेसिस पे आप रीजनिंग करके आप पहुंचते हो कि भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा और कौन सा ऑप्शन गलत होगा। पर कई जगह ऐसा होता है कि जहां पे आपके पास कोई बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते, नहीं बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होती, ठीक, तब आप क्या कहते हो, कहते ना यार समहाउ अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ होने वाला। और उसके बाद अगर गड़बड़ हो जाता है तो आप क्या कहते हो, मैं कह रहा था ना चीजें सही नहीं है, कुछ ना कुछ फिशी था, गट फीलिंग थी मेरी। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो तो दिस इज नोन एज हिंडसाइट बायस। हाँ, आई न्यू इट ऑल अलोंग, मतलब मुझे सब पता था इस बारे में, समहाउ जो है मुझे ऐसा लग रहा था। ठीक है, प्रेडिक्टेबिलिटी ओवर एस्टिमेशन, आपको लग रहा था कि आपको, क्योंकि आप भाई आप कह रहे हो कि आपको सब कुछ पता है, ठीक है, या आपके पास नॉलेज नहीं है फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सब कुछ पता है। परिणाम क्या होगा कि भैया आप ओवर एस्टिमेशन कर जाओगे। ओवर एस्टिमेशन का मतलब क्या हुआ कि जितनी चीजें हैं आप उससे कहीं ज्यादा का अंदाजा लगा ले रहे हो। ठीक, तो इसको क्या होगा, इससे भी आपकी गलतियां होंगी। फॉर एग्जाम्पल ये अक्सर इस तरीके की गलती होती है जब आप कोई नया नया बिजनेस चालू करते हो। क्या करते हो? नया बिजनेस चालू करते हो। नया बिजनेस चालू करने में अक्सर ये देखा गया है कि लोग ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। ठीक, ओवर एस्टिमेशन का मतलब क्या हुआ कि मान लो आप कोई चीज बनाते हो और बढ़िया बना लेते हो, तो आपने बिना मार्केट का सर्वे किए हुए, बिना लोगों की राय जाने हुए, बिना लोगों से टेस्ट कराए हुए, जिसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं ना R&D करना, रिसर्च करना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग होती है ज्यादातर जगहों पे। तो जब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट कराते हो तो उसमें यही सब होता है कि मार्केट सर्वे होता है, कहाँ कितनी डिमांड है, किस सीजन में कितनी डिमांड है, इस तरीके की तमाम तरीके की चीजें जो आप कर सकते हो। आजकल जेमिनाई ये काम करके दे रहा है, हाँ, चैट GPT या इस तरीके के AI टूल्स है। अगर आप उनसे बोल दो कि भैया हमारे लिए एक बिजनेस प्लान बना दो, तो वो बिजनेस प्लान बना देगा। फैन क्यों नहीं चल रहा भाई? अभी तक एक का ही बंद था, दोनों बंद हो गया। ठीक, तो
अब वो जो बिजनेस प्लान है वो बेसिकली आपका कैलकुलेटेड रिस्क है। यहां पे क्या है, आपका जो कैलकुलेशन है वो गड़बड़ा रहा है। क्यों? बिकॉज यू आर सेइंग आई न्यू इट ऑल, मुझे सब पता है। एक मेरा मित्र है जो बिजनेस करते हैं, फूड का ही काम है उनका, खाने पीने का काम है, ठीक है। वो ये नहीं पता करते कि किस दिन कॉलेज खुला है या किस दिन कॉलेज नहीं खुला है, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है। और उन्होंने लगता है कि आज भीड़ बहुत आने वाली। किस दिन? शनिवार के दिन, जिस दिन सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वाले नहीं आते हैं। कौन आते हैं? फर्स्ट ईयर वाले आते हैं, वो भी ओवर एंथुजियास्टिक थोड़ा सा, ठीक है। और जो सिंसियर होंगे वो आएंगे, किस लिए? SEC AEC वाली क्लास करने के लिए, क्योंकि केवल उस दिन, आजकल तो शनिवार को वही चल रहा है। अब आपने तैयारी किस हिसाब की करा रखी है? 500 लोगों की, और आए कितने लोग? 100 लोग। तो क्या होगा? आपको नुकसान होगा, ठीक। और आप क्या कह रहे थे? अरे मुझे पता है आज भीड़ आएगी। भीड़ नहीं आई, आपका जो प्रेडिक्टेबिलिटी का जो चीजें थी वो ओवर एस्टिमेट हो गई। अक्सर इस तरीके की गलतियां होती रहती हैं। ये अंदर जाओ यार। एंकरिंग बायस, जैसे मैंने अभी आपको हेलो इफेक्ट बताया था, हेलो इफेक्ट बेसिकली एंकरिंग बायस का ही एक एग्जांपल है। उसमें हम क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन। हम एंकर का मतलब समझते हो? एंकर, लंगर, खाने वाला नहीं, जहाजों में होता ना डालने वाला, वो किस किस काम आता है? जहाज को कंट्रोल करने, उसको रोकने के काम आता है। एक जगह स्थिर बना रहे उसके लिए काम आता है। और उसकी चेन और उसका जो आगे का जो हुक टाइप का होता है वो इतना भारी होता है कि आप जहाज, पानी का जहाज आसानी से इधर उधर हिल नहीं सकता है, ठीक। तो हम लोग यही करते हैं कि हमें कोई सूचना मिली तो हम क्या करते हैं? हम अक्सर उसी सूचना पे स्टक कर जाते हैं कि साहब यही चीजें सही हैं और यही सब कुछ है। परिणाम, आप उसी सूचना के इर्द गिर्द ही अपना सारा जो कहते हैं वो करते हो, डिसीजन लेते हो, ठीक। उसका एग्जाम्पल क्या है? प्राइस नेगोशिएशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको आप लोगों से कितने लोग हैं सब्जी लेने जाते हैं? हाँ, जिन लोगों का घर है वो लोग नहीं लेने जाते। कितने घर वाले हैं जिनका घर है वो सब्जी लेने जाते हैं? ओके, मोल भाव करते हो बेटा कि बस ऐसे ले आते हो? कितना? अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से मोल भाव करते हो ना। अगर जो वीकली मार्केट लगती है, या आप लोगों में से कोई अगर दिल्ली में सरोजनी वगैरह गया हो, हाँ, कमला नगर गया हो, सरोजनी गया हो, तो इन सब जगहों पे मार्केट लगती हैं और वो आपको दिखाएंगे। मान लो लड़कियों का ये टैलेंट बहुत बढ़िया होता है कि मान लो प्लाजो दिखाया कोई, हाँ, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है प्लाजो, पजामा है, पजामा। हाँ। लड़कियों गलत बोल रहा हूँ बताओ, हाँ। तो प्लाजो बोल के वो बोलता 800 रुपए का है मैडम, बहुत बढ़िया है। और जो बढ़िया लड़की होगी वो जानते हो क्या कहेगी? 100 में दोगे? अरे मैडम इतना कहाँ से हो जाएगा, अपनी जेब से चला जाएगा। कहा 100 से 1 पैसा ज्यादा नहीं, और आगे बढ़ गई। अच्छा आइए मैडम, आइए आइए, आप 700 दीजिएगा, 100 से 1 पैसा ज्यादा नहीं, फिर चल दिए। हाँ, 9 से पहले रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक। फिर आगे बढ़ी। अच्छा आइए मैडम, आइए, 500 दीजिएगा। कहा 100 से 1 पैसा ज्यादा नहीं। अरे मैडम अब क्या घर से जो है लगा के देंगे पैसा आपको? हाँ, अच्छा आइए आइए, 300 दीजिए। कहा 100 से 1 पैसा ज्यादा नहीं, बोल दिया, अब इसके बाद बोलूंगे भी नहीं, मैं जा रही हूँ। अच्छा 150 दीजिए। अच्छा लो, डील डन। 800 का माल कहाँ ले आई? 150 पे। कहाँ एंकर कर गई थी? 100 के खूंटे पे। प्राइस नेगोशिएशन ऐसे ही होता है। और उनको भी पता है कि ये जो लेके जा रहे हैं ना, ये 4 साल नहीं चलने वाला है, ये ब्रांडेड नहीं है। ब्रांडेड चीजों के साथ क्या होता है? ब्रांडेड चीजें अपना ब्रांड बनाती हैं, किस लिए? कि भाई वो अपना प्रोडक्ट देती हैं, क्वालिटी देती हैं, उसके साथ ड्यूरेबिलिटी होती है, ठीक है। कोई मान लो किसी बढ़िया ब्रांड का इन्होंने जो है साब्यासाची का मान लिया, ले लिया, हाँ, तो कम से कम आप उसको 2-3 साल तो आराम से कपड़ा पहन सकते हो ना। पर सरोजनी का कपड़ा जो कि साब्यासाची की फर्स्ट कॉपी होगी, वो आप पहनो, एक इवेंट में गए, बहुत तारीफ बटोरे, दूसरे इवेंट में पहनने लायक नहीं रहा, उसका दान, मतलब उसकी जान निकल जाएगी।
ठीक है, वो लड़की को पता है, कहते हैं 100 रुपए दे रही हूं, 4 दिन पहनूंगी, या मान लिया बहुत हुआ तो 1 हफ्ता 10 दिन महीना भर पहनूंगी, उसके बाद डिस्कार्ड। ठीक है, तो वो अपना डिसीजन पहले से ही अपना खूंटा गाड़ के गई है कि 100 रुपए से ज्यादा मुझे नहीं लेना है। प्राइस नेगोशिएशन में अक्सर इस तरीके की चीजें होती रहती हैं। ठीक है, अवेलेबिलिटी heuristics. Availability heuristics, this is one of the interesting phenomena that we generally do in our decision making process. वो क्या है? Ease of recall probability. ऐसी चीजें जो आपको जल्दी से रिकॉल हो जाती हैं, ठीक है, हम उसको सही होने की, उसके घटना घटित होने की जो संभावना है, हम उसको क्या कर देते, बढ़ा देते। अगर मैं आपसे कहूं कि हॉलीवुड की कोई, बॉलीवुड नहीं, हॉलीवुड की कोई बेस्ट मूवी जो आपने देखी हो, कोई है हॉलीवुड की मूवी देखने वाला? कोई बंदा है यहाँ पे? अच्छा, बताओ भाई। पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, ठीक है, ये इनको क्यों अच्छी लगती है? हाँ, जैक स्पैरो की वजह से। पर ऐसा तो नहीं है कि उससे बढ़िया मूवीज नहीं बनी, उससे बढ़िया बनी है। पर आपका डिसीजन क्यों पायरेट्स ऑफ कैरेबियन के लिए गया? क्यों? क्योंकि वो आसानी से याद आ गई। अभी मैं आपको फिल्मों के नाम गिनाना शुरू करूं जो कि बहुत ही कल्ट मूवीज हैं उधर की, ठीक, तो आपको लगेगा नहीं सर वो तो ठीक थी, पर ये इससे ज्यादा बेहतर थी। तो मैं पूछूंगा भैया कि वो आपने क्यों नहीं बताई जो, तो कहेंगे साहब वो याद नहीं आई थी। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स इसी बात का इंडिकेट करता है कि जो आसानी से हमें रिकॉल हो जाता है, जो आसानी से हमें याद आ जाता है, हम उसी को सही मान लेते हैं, उसी को डिसीजन के तौर पे ले लेते हैं। और आसानी से कौन सी चीजें रिकॉल होती? हाँ, अच्छा, आप लोगों ने वो व्हाइटनर यूज किया है कपड़ों को सफेद करने के लिए? जो नील आता है, नाम नील है, पर वो काम क्या करता है? कपड़ों को सफेद करने का काम करता है। कौन सा ब्रांड आप लोगों को याद है? क्यों बेटा? सबसे बढ़िया ब्रांड किसी जमाने में रॉबिन्स हुआ करता था, आज भी रॉबिन्स बहुत ही बढ़िया ब्रांड है। पर उजाला आया और उसने इतनी मार्केटिंग की, इतने एड्स बनाए, इतने चलाए कि आप जब दुकान पे जाओ तो सबसे पहला नाम कौन सा याद आए? उजाला। कंपनियां क्यों इतना प्रचार करती? क्योंकि जब आप डिसीजन ले रहे हो तो अवेलेबिलिटी किसकी हो आपके दिमाग में? सबसे ज्यादा उन्हीं के प्रोडक्ट की हो। अगर कहा जाए कि आज की डेट में कि भाई आयुर्वेद में कौन सी कंपनी सबसे बढ़िया प्रोडक्ट दे रही है? हाँ, पुरानी कंपनी को छोड़ के आप लोग पतंजलि का नाम ले रहे हो, जो लोग ले रहे हैं। क्यों? बैद्यनाथ कहाँ चली गई, डाबर कहाँ चली गई, हमदर्द कहाँ चली गई? हाँ, हमदर्द भी ब्रांड है बेटा। ये सब कहाँ चले गए? क्योंकि हमें याद ही नहीं आए। तो हमें कौन सी चीज याद आई? पतंजलि याद आया। क्यों? पतंजलि जगह जगह छाया हुआ है। चलिए, आखिरी रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक्स। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब यह हुआ, प्रोटोटाइप मैंने बताया था ना, एक ऐसा ऑब्जेक्ट अपने क्लास और कैटेगरी का जो कि अपनी क्लास और कैटेगरी के ज्यादातर गुणों को समाहित किए हुए हो। हाँ, तो उस प्रोटोटाइप से जितनी मिलती जुलती चीजें आपको दिखेंगी, आप उसको ज्यादा बेहतर समझोगे एज कंपेयर टू किसी दूसरे चीजों को। जैसे हमारे स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर्स हैं। हाँ, आपके सामने दो मुस्लिम लोगों की तस्वीरें रखी जाएं, एक जिसने ऊपर जालीदार टोपी पहनी हो, दाढ़ी बढ़ाई हुई हो, हाँ, और कुर्ता और अचकन पहना हो, ठीक, और जो पजामा भी है वो यहाँ पूरा यहाँ ना हो, यहाँ तक का हो, ठीक है, और उसके बगल में एक सूटेड बूटेड बंदा, ठीक है, और दोनों ही क्या हैं? मुसलमान हैं। और आपसे पूछा जाए कि कौन इसमें से ज्यादा पढ़ा लिखा होगा? हाँ, हमारे लिए सब प्रोटोटाइप, पढ़े लिखे का प्रोटोटाइप कौन सा है? जो सूटेड बूटेड हो सकता हो जिसने जालीदार टोपी पहन रखी हो, वो डीफिल हो, डीलिट हो। पर क्यों? हमारे प्रोटोटाइप से मैच नहीं करता, हमारे दिमाग में जो छवि बनी हुई है उससे मैच नहीं करता, तो क्या होगा? हम उसको पढ़ा लिखा या बहुत वेल क्वालिफाइड नहीं मानेंगे। किसको मान लेंगे? जो सूटेड बूटेड हो। अरे यार, सूटेड बूटेड तो सलमान खान भी है, आमिर खान भी है। हाँ, वो अलग बात है कि वो अपने अलग लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर कलाकार है, मैं उनको इस तरीके से वो नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूं। पढ़ते तो वो लोग भी बहुत है,
सीखते बहुत कुछ है, ठीक, पर अगर हम पढ़ाई लिखाई की बात करें तो वो बहुत पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है। ऐसे तो सचिन तेंदुलकर को भी देख लो, कितना बढ़िया बन ठन के आता है, कितना पढ़ा लिखा है। विराट कोहली कितना पढ़ा लिखा है, पर जैसे जब बन ठन के आते तो कोई उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को क्वेश्चन उठा पाता है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में छवि बनी हुई है कि जो वेल क्वालिफाइड होगा, वेल एजुकेटेड होगा, वो कैसा होगा, ढंग से, एक सलीके से तैयार होके आएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे भी रोक रहे हैं। ये हमारे की बायसेस थे, इसके अलावा और बायसेस हैं। मैं आप लोगों को एक वेबसाइट की लिंक भेजूंगा जिसमें ऑलमोस्ट 12 बायसेस हैं, पर आपके जो कह लो कि आपके उसमें जो आने आएगा सिलेबस में, वो इतने ही हैं। मैंने जो मेजर छांटे हैं वो इतने ही हैं, ठीक। इनको आप लोग जरूर से याद करके पढ़ लीजिएगा। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कल का होमवर्क है 1 2 3 4 5, पांचों बायसेस से आपको एक एक एग्जाम्पल सोच के आना है, लिख के ले आना है, ठीक है। कल इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। 2 बजे वाली क्लास चलेगी, हम लोग उसमें फिर और बातें करेंगे। थैंक यू।